गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेटोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर निवेदिता खेड़िया। मेरा जो मास्टर्स है वो पब्लिक हेल्थ में है, वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। मैं वेटनरी पब्लिक हेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और आप सभी के साथ में जो आरपीएससी ने यूनिट 4 दी है, जिसमें उन्होंने वेटनरी पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजी को क्लासिफाई किया है, उसको पढ़ाने के लिए आप सभी के साथ में जुड़ी हूँ। तो जो आरपीएससी है उसने इस पार्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट में उन्होंने जो हाइजीनिक प्रिंसिपल्स है, मिल्क, मीट और इन्वायरमेंट को क्लासिफाई किया है। सेकंड में उसने फूड सेफ्टी को क्लासिफाई किया है और थर्ड में जूनोसिस को क्लासिफाई किया है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और इम्पॉर्टेंट भी है अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मिल्क हाइजीन, जिसमें हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं उनके हाइजीनिक रेस्पेक्ट में बात करेंगे। मिल्क और हाइजीन दो सेपरेट टर्म है। ठीक है, मिल्क क्या होता है? क्लियर लैक्टियल सिक्रेशन होता है अपेरेंटली हेल्दी एडर का, कंप्लीट सिक्रेशन होता है अपेरेंटली हेल्दी एडर का, एक्सक्लूडिंग 15 डे बिफोर और 5 डे आफ्टर पाश्चराइजेशन। उस टाइम पे पाश्चराइजेशन के बाद में जो मिल्क होता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो जब मिल्क के रेस्पेक्ट में हम हाइजीन की बात करेंगे, हाइजीन क्या हो गया? ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि अपने फूड को किसी भी आउटर कंटामिनेशन को फूड चेन में एंट्री करने से रोके, उसको हम बोलेंगे मिल्क हाइजीन। तो हम स्टार्ट करते हैं मिल्क हाइजीन। बेसिकली देखा जाए तो मिल्क हाइजीन जो है वो दो टर्म से मिलके बना है। फर्स्ट जो टर्म है, हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं मिल्क हाइजीन। मिल्क हाइजीन जो है वो दो टर्म से मिलके बना है, मिल्क और हाइजीन। मिल्क क्या होता है? क्लियर कंप्लीट लैक्टियल सिक्रेशन ऑफ अपेरेंटली हेल्दी अडर एक्सक्लूडिंग 15 डे बिफोर और 5 डे आफ्टर द पाश्चराइजेशन। और अगर हम हाइजीन की बात करें तो हाइजीन क्या होता है? ऐसी प्रैक्टिसेस जो हमारे मिल्क हो, मीट हो या फिर जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसके अंदर जो कंटामिनेशन है उसकी एंट्री को रोके, वो प्रैक्टिसेस क्या होगी? हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। तो मिल्क के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा मिल्क हाइजीन। ठीक है, मिल्क हाइजीन जो है इंश्योर करता है कि जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, वो हेल्दी है, उसकी हेल्थ को कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सेफ है। जो भी स्टैंडर्ड्स आईएसओ ने दिए हैं, कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन ने दिए हैं, बीआईएस है, उन सब स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। उसकी जो क्वालिटी मेंशन करी गई है उन स्टैंडर्ड्स में, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी है और पब्लिक हेल्थ के लिए इंक्रीमेंट का काम करेगी। जो पब्लिक की हेल्थ है उसको इंक्रीज करने का काम करेगी। तो ये हो गया मिल्क हाइजीन। नेक्स्ट आता है कि जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है मिल्क की, इन सब प्रॉपर्टीज को हमने फर्स्ट जो यूनिट है उसमें भी इंक्लूड किया था। तो हम ब्रीफ इसका करते हैं, रिवीजन करते हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो काउ की 1.028 से 1.030 हो जाएगी, और बफेलो मिल्क की देखें तो 1.030 से 1.032 हो जाएगी। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ये हाइड्रोमीटर और साइकोनोमीटर से हम मेजर करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के लिए हम जेसन रिफ्रैक्टोमीटर यूज करते हैं। और सरफेस टेंशन जो है मिल्क की 54.5 डाइन पर सेंटीमीटर होती है। ये सब हम 20 डिग्री पे मेजर करते हैं, एक्सेप्ट विस्कोसिटी जो कि 1.5 to 2 सेंटीपोज होती है, उसको हम 25 डिग्री सेल्सियस पे मेजर करते हैं।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है फ्रीजिंग पॉइंट, अगर हम काउ मिल्क की बात करें तो -0.547 हो जाएगा और बफेलो के रिस्पेक्ट में हो जाएगा -0.549। ओके, इसको हम जो हार्वर्ड कायरोस्कोप है उसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं। पीएच जो है 6.4 से 6.6 काउ के रिस्पेक्ट में और बफेलो के रिस्पेक्ट में 6.7 से 6.8 हो जाएगा। अगर हम फैट कंसंट्रेशन की बात करें तो उसके मेजर करने के लिए हम गर्बर मेथड का यूज करते हैं और सॉक्सलेट एपरेटस का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो आता है सोर्स ऑफ मिल्क का कंटामिनेशन। जो मिल्क है हमारा, जो मिल्क प्रोडक्ट है, वो किन किन चीजों से कंटामिनेट हो सकता है, तो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट हो गया इंटरनल। इंटरनल किसके रिस्पेक्ट में? एनिमल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो एनिमल की वजह से कंटामिनेशन आ रहा है उसको हम इंक्लूड करेंगे इंटरनल में। और एक्सटर्नल जो हो गया वो इन्वायरमेंट की वजह से, जो हैंडलर है, जो पर्सन उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जो इक्विपमेंट, जो मशीनरी हम यूज कर रहे हैं, अगर उसकी वजह से कोई कंटामिनेशन आता है तो उसको हम एक्सटर्नल सोर्स में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल जो सोर्स है उसको हमने समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट आ जाएगा अडर का इन्फेक्शन, सेकंड सिस्टमिक इन्फेक्शन और थर्ड आ जाएगा डिजीज की वजह से। तो अडर में क्या होता है, सपोज करो एनिमल में मेस्टाइटिस है जो हमारी सब क्लिनिकल है, तो ऑनर को पता ही नहीं है उसमें मेस्टाइटिस है, और मेस्टाइटिस है बट ऑनर अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए मेस्टाइटिक मिल्क सेल कर रहा है, तो वो जो पैथोजन है जो मेस्टाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे मिल्क में आ जाएंगे। सेकेंड, जो सिस्टमिक इन्फेक्शन है, एनिमल को कोई सिस्टमिक डिजीज है, उसमें जो बैक्टीरिया और जो वायरस प्रेजेंट है वो भी हमारे मिल्क में आ जाएंगे। थर्ड, क्या एनिमल कोई डिजीज है, ठीक है, वो भी हमारे मिल्क में आ जाएंगे। एनिमल ने कोई टॉक्सिन कंज्यूम कर लिया है तो वो जो टॉक्सिन है वो भी हमारे मिल्क में आ जाएगा और हेल्थ हैजार्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं? हमें रेगुलर जो अडर की हेल्थ है उसको चेक करना है, ठीक है, ताकि उसके अंदर कोई भी कंटामिनेशन हो, कोई भी डिजीज हो, उसके बारे में हमें पता चल सके। और जो इन्फेक्टिव काऊ है, ठीक है, या तो उसके चारों अडर इन्फेक्टेड है तो हम चारों के मिल्क को डिस्कार्ड कर देंगे, या फिर हमारा 1 या 2 टीथ में मेस्टाइटिस है तो हम उसके मिल्क को डिस्कार्ड कर देंगे, हम उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। अगर सिस्टमिक डिजीज के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमें रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करना है उन डिजीजेस के लिए, उन टॉक्सिन्स के लिए, और जो एनिमल सफर कर रहे हैं उनको आइसोलेट कर देना है, उनका मिल्क हमें सेल नहीं करना है। ये थी इंटरनल सोर्स की बात। अगर हम एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो उसको हमने क्लासिफाई किया है। फर्स्ट, इन्वायरमेंट, जो भी डर्ट, जो भी बैक्टीरिया, जो भी फ्लाइज है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो भी हमारे मिल्क को कंटामिनेट करती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रोडेंट का कंट्रोल करना है। मिल्किंग से पहले जो हमारा अडर है उसकी प्रॉपर वॉशिंग करनी है। हम उसके लिए हम टॉवल यूज कर सकते हैं जिसको हमें सोक करना है 10 mg पर लीटर ब्लीचिंग पाउडर में और 1% पोटेशियम पर मैग्नेट। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप उसका सोल्यूशन बना सकते हैं, आइदर ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम पर मैग्नेट, और उसको हम अडर को क्लीन करेंगे ताकि जो इन्वायरमेंट की वजह से अडर के सरफेस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे उनको हम किल कर सके। सेकेंड, जो मिल्कर उसमें इन्वॉल्व है, मीन्स जो पर्सन मिल्किंग के लिए इन्वॉल्व है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन आता है, तो हमें हमारे जो पर्सन्स हैं उनको ट्रेन करना है कि खुद की बॉडी को सेल्फ सैनिटाइजेशन कैसे करें, और मिल्किंग से पहले हैंड वॉश करने हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना है, हेड कैप को हमें यूज करना है, एप्रॉन पहनना है, फुट डिपिंग करनी है ताकि क्रॉस कंटामिनेशन को हम डिक्रीज कर सके। थर्ड आता है यूटेंसिल और जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी वजह से, तो हमें क्या करना है, उसके अंदर मिल्क के जो रेजिड्यूज है उनको फॉर्म नहीं होने देना है, उनकी हमें प्रॉपर क्लीनिंग करनी है ताकि नेक्स्ट जो बैच आए उसमें प्रीवियस मिल्क में अगर कोई कंटामिनेशन था तो वो ट्रांसमिट ना हो, उसका प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन करना है, ड्राई करके ही नेक्स्ट बैच के लिए हमें उसको
यूज करना है। थर्ड जो है एयर और वाटर के थ्रू कंटामिनेशन आता है, तो हमेशा हमें पोर्टेबल वाटर ही यूज करना है और हमें क्लोरीन ट्रीटेड वाटर ही यूज करना है। अगर हम वेल वाटर यूज करते हैं तो उसमें जो साइकोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, मेनली एक्रोमोबैक्टर जो बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ देखने के चांसेस हमें मिलते हैं। एक्रोमोबैक्टर के कंटामिनेशन के जो चांसेस है वेल वाटर में वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसलिए हमेशा हमें पोर्टेबल वाटर ही यूज करना है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें आता है हमारा कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन। जो कंटामिनेशन मिल्क को कलेक्ट करने और उसको ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे आते हैं, उनको भी हमें प्रिवेंट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हम कंटेनर यूज कर रहे हैं वो हमारे क्लीन होने चाहिए और क्लोज्ड होने चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट से उनका कांटेक्ट जो है वो खत्म हो जाए। इन्वायरमेंट से जो ट्रांसमिट होने वाले डिजीजेज है उनको हम प्रिवेंट कर सके। और जो कंटेनर हम यूज कर रहे हैं उनकी प्रॉपर वॉशिंग करनी है, हमें उनको प्रॉपरली सैनिटाइज करना है, उसके बाद में ही हमें यूज करना है। नेक्स्ट जो आता है मिल्किंग प्रैक्टिसेस, आइदर हमारी मशीन मिल्किंग हो और हैंड मिल्किंग हो, हमें प्रॉपर उसको यूज करना है। प्रॉपरली सैनिटाइज करके ही हम मशीन को यूज करेंगे मशीन मिल्किंग के लिए। और अगर हम हैंड मिल्किंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे जो हैंड है वो वेट नहीं होने चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइज्ड होने चाहिए। स्ट्रिपिंग हम कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, प्रॉपर जो है फुल हैंड मिल्किंग को ही हम प्रिफर करेंगे। नेक्स्ट जो पैकेजिंग एरिया है उसके थ्रू भी कंटामिनेशन आता है, तो जो एरिया है उसकी एयर को, उसके इन्वायरमेंट को हमें स्टरलाइज करना है और उसके बाद में ही वहाँ पे पैकेजिंग का जो काम है उसको परफॉर्म करना है। और जो पैकेजिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो भी प्रॉपरली स्टरलाइज होना चाहिए। जो चिलिंग और स्टोरेज एरिया है वहाँ का हमें प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना है और जो टैंक्स वगैरह है उनकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली सैनिटाइज्ड होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। उसके बाद में ही हम नेक्स्ट बैच को उसके अंदर मिक्स करेंगे, स्टोरेज के लिए हम उन टैंक्स को यूज करेंगे। लास्ट जो आता है वो प्रोसेसिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा जो है वो क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं प्रीवियस बैच से, और सेम बैच के डिफरेंट टैंक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रॉस कंटामिनेशन के लिए। तो जो हमारा प्रोसेसिंग एरिया है उसमें हमें मेनली क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, हम टाइम टू टाइम जो है मॉनिटरिंग कराएंगे। हमारे पाश्चराइजेशन जो यूनिट है उसको, उसमें टाइम और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन को हम चेक करेंगे सैंपल लेके, और उसकी एफिशिएंसी को चेक करेंगे ताकि जो कंटामिनेशन आ रहे हैं उनको हम प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट आता है मिल्क हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। अगर हम ब्रीफ में बात करें तो क्या क्या मिल्क हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हमें हमारे डेयरी प्लांट में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। उसके लिए फर्स्ट आता है अडर और हैंड की क्लीनिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसमिशन होता है वो अडर के थ्रू और हैंड के थ्रू ही होता है। तो हमारा एनिमल जो है हेल्दी होना चाहिए। बिफोर मिल्किंग हम उनके टीथ को प्रॉपरली वॉश करेंगे और उसके बाद में ही मिल्किंग करेंगे। मिल्किंग से पहले जो फर्स्ट फ्यू स्ट्रिप्स होती है उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, बाद में मिल्किंग करेंगे। हैंड की बात करें तो जो पर्सन इन्वॉल्व है उसको हम प्रॉपरली ट्रेन करेंगे कि मिल्किंग हमें कैसे करनी है और मिल्किंग से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे हमारे हैंड को सैनिटाइज करना हो गया, पूरी बॉडी को सैनिटाइज करना हो गया, हेड कैप को पहनना हो गया, एप्रॉन को पहनना हो गया, फुट डिपिंग करना, ये सब चीजें हम उनको ट्रेन करेंगे और उनको सिखाएंगे। नेक्स्ट जो है वो सोर्स होता है हमारे इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स के लिए हम हमेशा स्टेनलेस स्टील का यूज करेंगे। उन स्टेनलेस स्टील से बने हुए जो इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज करेंगे और यूज करने से पहले हम उनकी प्रॉपर वॉशिंग करेंगे, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन करेंगे। उनके ड्राई होने के बाद में ही हम उनको यूज करेंगे ताकि हम कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सके। थर्ड जो है हमारा इन्वायरमेंट है, वो मेन सोर्स होता है मिल्क के अंदर कंटामिनेशन का। तो हम क्या करेंगे, ऐसे फिल्टर्स लगाएंगे, ऐसे एयर स्प्रे लगाएंगे जिससे वो
सैनिटाइजर जो है उसको स्प्रे करता रहेगा ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी कंटामिनेशन फ्री हो जाए। नेक्स्ट आता है जर्मिसिडल एक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। जर्मिसिडल एक्टिविटी मीन्स जो हमारा मिल्क है उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को आइदर इनहिबिट करते हैं और बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गई मिल्क की जर्मिसिडल एक्टिविटी। अब कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए? फर्स्ट आता है इम्यूनोग्लोबिन, उसमें भी IgA और IgG। IgA की बात करें तो ये हमारे अडर में सिंथेसाइज होता है, मीन्स जो एनिमल है उसके अडर के अंदर IgA सिंथेसाइज होगा और IgG जो है वो बॉडी में सिंथेसाइज होता है, पर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो मिल्क में सिक्रेट होता है। ये दोनों फैक्टर जो है जर्मिसिडल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकी जो कंसंट्रेशन है वो ह्यूमन मिल्क में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोवाइन मिल्क। नेक्स्ट आता है ल्यूकोसाइट्स, जिनको हम फेगोसाइट्स भी बोलते हैं। इनकी फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है जो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है और मिल्क की जर्मिसिडल एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। ये भी जो बोवाइन मिल्क है उनमें स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन मिल्क। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है 9 कॉम्प्लीमेंट से मिलके बनता है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये भी जर्मिसिडल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, बट ये भी ह्यूमन मिल्क में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बोवाइन मिल्क। नेक्स्ट आता है बाइफिडस फैक्टर। ये जो फैक्टर होते हैं ये भी बोवाइन मिल्क में कम होते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन मिल्क, बट ये फैक्टर्स जो है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। ये फैक्टर होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑलिगोसैकेराइड जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरिया जो स्पीशीज है उनकी ग्रोथ के लिए। और ये जो स्पीशीज होती है ये गट की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो ह्यूमन बेबीज होते हैं उनकी गट की हेल्थ के लिए ये जो स्पीशीज है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अल्टीमेटली ये क्या करती है, ह्यूमन की जो हेल्थ है उसको इंक्रीज करती है। नेक्स्ट आते हैं लैक्टोफेरिन्स। ये जो हमारे सीरम में ट्रांसफेरिन प्रोटीन्स होते हैं, सिमिलरली मिल्क में लैक्टोफेरिन्स प्रोटीन होते हैं। ये आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं। जो मिल्क में आयरन प्रेजेंट है उसको ये बाइंड कर लेते हैं, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो आयरन रिक्वायर्ड है वो उन्हें मिल नहीं पाता और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये अपनी जर्मिसिडल एक्टिविटी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ के लिए जो आयरन रिक्वायर्ड है उसको बाइंड करके परफॉर्म करते हैं। ये भी ह्यूमन मिल्क में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बोवाइन मिल्क। नेक्स्ट आती है लाइसोजाइम। इनका लाइटिक एक्शन होता है। लाइटिक एक्शन की बात करें तो जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये जो लाइसोजाइम है ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट करके अपनी जर्मिसिडल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ये भी ह्यूमन मिल्क में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बोवाइन मिल्क। लास्ट आता है लैक्टोपेरोक्सीडेज थायोसाइनेट H2O2 सिस्टम, ठीक है। इसमें लैक्टोपेरोक्सीडेज जो है वो है एंजाइम, थायोसाइनेट जो है वो उसका सबस्ट्रेट हो गया और H2O2 जो है वो उसका प्रमोटर हो गया। ये प्रमोटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है। इस सिस्टम की जो जर्मिसिडल एक्टिविटी होती है वो मेनली H2O2 की वजह से होती है। H2O2 खुद बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। सेकंड, जब ये रिएक्शन परफॉर्म करता है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है जो बैक्टीरिया की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये जो है 30 माइक्रोग्राम पर ml इतना ये बोवाइन मिल्क में प्रेजेंट होता है। कितना? 30 माइक्रोग्राम पर ml जो है ये लैक्टोपेरोक्सीडेज थायोसाइनेट सिस्टम H2O2 सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है बोवाइन मिल्क के अंदर।
और इसकी जर्मिसिडल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितनी कंसेंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, वो होती है 0.01 माइक्रोग्राम पर ml। अगर इतनी कंसेंट्रेशन भी मिल्क में प्रेजेंट है तो वो अपनी जर्मिसिडल एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेगा। अब दो जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, फर्स्ट हो गया FAO और एक हो गया प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। ठीक है, ये दोनों स्टैंडर्ड्स हैं। तो FAO बोलता है कि अगर हमारे मिल्क में 800 ppm कंसेंट्रेशन अगर H2O2 सिस्टम की है तो वो परमिसेबल है। कौन परमिसेबल करता है, FAO। FAO उसको अलाउ करता है। मैक्सिमम जो परमिसेबल लिमिट है वो है 800 ppm पार्ट पर मिलियन। बट जो PFA है वो बोलता है कि अगर हम एक्सटर्नली इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे मिल्क में तो वो एज ए अडल्ट्रेशन ट्रीट किया जाएगा। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0 होनी चाहिए मिल्क के अंदर। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, इनसे क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मिल्क बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्क बॉर्न इलनेसेस के, जैसे बेसिलस सीरस हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, ब्रुसेला हो गया। अगर हम वायरस की बात करें तो हेपेटाइटिस ए वायरस हो गया, पोलियोमेलाइटिस वायरस हो गया, कॉक्सिका वायरस हो गया। फंजाई की बात करें तो पेनिसिलियम हो गया, एस्परगिलस हो गया। ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मिल्क बॉर्न डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे फूड सेफ्टी के अंदर। ठीक है, उस टाइम पे हम डिटेल इनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं और उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। हम बैक्टीरिया को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिकली हमने बैक्टीरिया को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है टेम्परेचर के बेसिस में। फर्स्ट हो गया साइकोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मींस वो लो टेम्परेचर को प्रेफर करते हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं तो 2 बातें आती है, एक तो होती है रेंज, जिस रेंज में उनकी ग्रोथ हो सकती है। जैसे साइकोट्रॉफिक के लिए ये है 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज के अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। एक आता है ऑप्टिमल जो टेम्परेचर है, मींस जिस टेम्परेचर पे उनकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, तो वो हो जाएगा 7 डिग्री साइकोट्रॉफिक बैक्टीरिया के लिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें स्यूडोमोनास स्पीसी और एल्कलीजेंस स्पीसी और एक्रोमोबैक्टर स्पीसीज को हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है मीजोफिलिक बैक्टीरिया जो नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, मींस हमारे रूम टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस उनका ऑप्टिमम जो ग्रोथ टेम्परेचर है वो हो जाएगा। रेंज की बात करें तो ये 20 to 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया को हम इसी ग्रुप में इंक्लूड करते हैं, जैसे स्टेफ ओरियस हो गया, इकोलाई हो गया। नेक्स्ट आता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। फिलिक का मतलब होता है लविंग, ठीक है, और थर्मो का मतलब होता है हीट। इट मीन्स ये बैक्टीरिया जो है हीट लविंग बैक्टीरिया है, मीन्स ये जो हाई हीट होता है उसको प्रेफर करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस और रेंज जो है 40 to 85 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। इट मीन्स ये पास्चराइजेशन जो टेम्परेचर होता है उस पे भी ग्रो करेंगे, ठीक है, और उससे अबाउ पे भी ये ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया। इसका मतलब हो गया हीट और ड्यूरिक हो गया ड्यूरेशन, मीन्स ये उस टेम्परेचर पे विद स्टैंड कर सकते हैं, मीन्स सरवाइव कर सकते हैं। इस टेम्परेचर पे इनकी ग्रोथ नहीं होगी। पास्चराइजेशन जो टेम्परेचर है, पास्चराइजेशन टेम्परेचर से ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो इनकी जो है वहां पे ग्रोथ नहीं होगी, बट ये सरवाइव करेंगे। और जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है वो उस पे ग्रो करेंगे, ठीक है। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये हो जाएगा माइक्रोकोकस वेरिएंस जो स्पीशीज है उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है
वो 63 से 64 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और रेंज की अगर हम बात करें तो ये 35 से 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि जो माइक्रोबियल कंटेन है हमारे मिल्क में कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको हम कैसे पता लगाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं उसमें हम मेनली 3 प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस बहुत सारे होते हैं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3 पॉइंट ही देखते हैं। फर्स्ट आता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट, सेकेंड आता है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट और थर्ड आता है मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट में हम क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे, उस पर हम एक ड्रॉप मिल्क लेंगे, उसको स्टेन करेंगे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने बैक्टीरिया है उसको हम काउंट करेंगे और फिर जो ग्रेडिंग सिस्टम BIS ने दिया है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैच करेंगे। अगर हम स्टैंडर्ड प्लेट काउंट की बात करें तो इसमें हम सीरियल डाइल्यूशन करते हैं, देन हम उसको प्लेट काउंट अगार पे ग्रो कराते हैं और फिर उनकी कॉलोनीज को कॉलोनी काउंटर की हेल्प से काउंट करते हैं और फिर उन स्टैंडर्ड्स को हम BIS के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम उनको मैच करते हैं। तो BIS के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको देखें तो उन्होंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर और वेरी पुअर मिल्क। अगर हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो ये सारी वैल्यूज लैक में है, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट में भी ये लैक पर ml में है और MBRT के लिए हम उसको आवर में मेजर करते हैं, कितने घंटे में ये चेंजेस प्रोड्यूस हुए। तो वेरी गुड के लिए कोई स्पेसिफिक काउंट नहीं है बट लेस देन 5 लाख होने चाहिए, ठीक है। गुड के लिए लेस देन 5, फेयर के लिए 5 to 40 लाख, पुअर के लिए 40 to 200 और वेरी पुअर के लिए ग्रेटर देन 200 लाख उसके अंदर बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। स्टैंडर्ड प्लेट काउंट की बात करें तो लेस देन 2 लाख जो है वेरी गुड के लिए हो जाएगा, 2 to 10 लाख गुड के लिए हो जाएगा, 10 to 50 लाख जो है फेयर के लिए हो जाएगा, 50 to 500 जो है वो पुअर के लिए हो जाएगा और वेरी पुअर के लिए ग्रेटर देन 500 लाख ऑफ बैक्टीरिया पर ml हो जाएगा। मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, 10 ml मिल्क लेते हैं, 1 ml उसमें मिथाइलिन ब्लू डाई डाल देते हैं। जब हम उसमें डाई मिक्स करेंगे तो पिपेट का जो कलर है वो हमें ब्लू दिखाई देगा क्योंकि डाई का कलर ब्लू होता है, बट उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस डाई को कंज्यूम कर देंगे और उसका जो कलर है उसको ट्रांसपेरेंट में और व्हाइट में चेंज कर देंगे। तो कितने घंटे में वो कलर जो है चेंज हुआ वो हमें बैक्टीरिया के काउंट को बताता है। अगर बैक्टीरियल काउंट ज्यादा होगा तो जल्दी से कलर चेंज हो जाएगा, अगर बैक्टीरियल काउंट कम होगा तो ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा कलर चेंज के लिए। तो वेरी गुड में बैक्टीरियल काउंट कम होगा तो उसके लिए मोर देन 5 आवर हमें रिक्वायर्ड है। अगर हम गुड की बात करें तो 3 to 4 आवर हमें रिक्वायर्ड है। अगर हम फेयर की बात करें तो 1 to 2 आवर, पुअर के लिए लेस देन 1 आवर और वेरी पुअर के लिए लेस देन हाफ आवर। और समटाइम तो ऐसा होता है कि जैसे ही हमने मिथाइलिन ब्लू डाली विदिन 1 or 2 मिनट इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स थे कि हम माइक्रोबायोलॉजिकल जो ग्रोथ हुई है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है हमारे सैंपल के अंदर, उसको हम आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, नेक्स्ट जो पास्चराइज्ड मिल्क है उसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो पास्चराइज्ड जो मिल्क है उसका जो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट है वो लेस देन 30,000 CFU पर ml होना चाहिए। CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, एक यूनिट एक बैक्टीरिया को इंडिकेट करती है। तो 30,000 बैक्टीरिया से कम होना चाहिए स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। अगर इससे ज्यादा होता है इट मीन्स हमारे पास्चराइजेशन के अंदर कहीं ना कहीं कोई लूप होल है। अगर हम कॉलोनी फॉर्म जो बैक्टीरिया है उनके काउंट की बात करें तो 1:10 जो 10 डाइल्यूशन है उसके अंदर ये एब्सेंट होने चाहिए। अगर हम MBRT की बात करें तो मोर देन 4 आवर जो है उसके लिए होना चाहिए, मोर देन 4 आवर जो है टाइम मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट के लिए लगना चाहिए अगर पास्चराइज्ड जो मिल्क है उसके लिए। नेक्स्ट आता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज
एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम होती है जो रॉ मिल्क में प्रेजेंट होती है। एंजाइम फॉस्फेटेज एंजाइम हमेशा रॉ मिल्क के अंदर ही प्रेजेंट होगी। जैसे ही हम उसको पाश्चराइजेशन के लिए लगाएंगे, पाश्चराइजेशन को परफॉर्म करेंगे, तो ये एंजाइम जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। इट मीन्स अगर हमें पाश्चराइजेशन की एफिशिएंसी को चेक करना है तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए हम टेस्ट लगाएंगे। अगर ये नेगेटिव है, इट मीन्स हमारा जो पाश्चराइजेशन है वो प्रॉपरली परफॉर्म हुआ है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% है। नेक्स्ट आता है जो स्पॉइलेज होता है मिल्क के अंदर, जो बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से स्पॉइलेज होता है, जो मोल्ड की या ईस्ट की ग्रोथ की वजह से स्पॉइलेज होता है, तो वो क्या क्या चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं मिल्क के अंदर। तो फर्स्ट आता है सॉरिंग या फिर कडलिंग। ये किस वजह से होती है? लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन की वजह से। उसके मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से सॉरिंग या कडलिंग हो जाएगी मिल्क की। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस हो गया, लैक्टोबैसिलस स्पीसीज जो है वो सारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट होती है रोपिनेस या स्लाइमीनेस। इट मीन्स कि हम एक वेसल से अगर दूसरे वेसल में मिल्क को पोर करेंगे तो एक रस्सी जैसी स्ट्रिंग बनेगी, एक रस्सी के जैसा मिल्क हमें अपेयर होगा, उसको हम बोलेंगे रोपिनेस और स्लाइमीनेस। ये किस वजह से डेवलप होती है? जो एल्कलीजेंस विस्कोलैक्टिस है उसकी वजह से, क्लैप्सेला जो स्पीशीज है उनकी वजह से, या फिर एंटेरोबैक्टर जो स्पीशीज है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट जो स्पॉइलेज प्रॉपर्टी है वो है फ्रोथीनेस या गैसीनेस। मीन्स गैस का प्रोडक्शन हो जाता है। कई बार हमने देखा है जो केन प्रोडक्ट आते हैं उनमें बल्जिंग हो जाती है गैस प्रोडक्शन की वजह से। तो ये किस वजह से होती है? क्लोस्ट्रीडियम बुटाइरिकम जो स्पीशीज है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बल्जिंग ऑफ केन्स के लिए। नेक्स्ट आती है लाइपोलाइसिस। जो साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया, मेनली साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्या करते हैं? मिल्क के अंदर अपनी जो एंजाइम है उनको सीक्रेट कर देते हैं। लाइपोलाइटिक और प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम्स हैं उनको सीक्रेट कर देते हैं। तो पाश्चराइजेशन के टाइम पे बैक्टीरिया तो खत्म हो जाता है बट उनकी एंजाइम्स जो है वो विद स्टैंड रह जाती है, मीन्स वो प्रेजेंट रह जाती है। तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे मिल्क के लाइपोलाइसिस के लिए, लिपिड के लाइसिस के लिए। उसमें मेनली जो साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोटियोलाइसिस, मीन्स प्रोटीन का लाइसिस। ये भी साइकोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं मेनली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन के लाइसिस के लिए, क्योंकि ये अपनी एंजाइम्स को सीक्रेट कर देते हैं मिल्क में, जो प्रोटीन के लाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट आती है स्वीट कर्डलिंग, मीन्स मिल्क जो है वो स्वीट कर्ड के टाइप से फॉर्म हो जाएगा। इसके लिए बेसिलस स्पीशी और प्रोटीस स्पीशीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बिट्टी क्रीम और ब्रोकन क्रीम। उसके लिए बेसिलस सीरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर जो चीज की अगर हम बात करें तो उसमें ब्लोविंग होती है, उसमें गैस का प्रोडक्शन होता है। दो टाइप से होता है, अर्ली ब्लोविंग और लेट ब्लोविंग। मीन्स इनिशियल जो फॉर्मेशन स्टेप है उस टाइम पे ब्लोविंग हो जाती है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के 1 से 2 महीने बाद में उसमें ब्लोविंग हो जाती है। तो अर्ली ब्लोइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इकोलाई, और लेट ब्लोइंग जो होगी उसके लिए क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज, और उसमें भी क्लोस्ट्रीडियम टायरोबुटाइरिकम और बुटाइरिकम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम बात करें डेयरी मोल्ड की, तो जो मोल्ड है जो मेनली डेयरी प्रोडक्ट में प्रेजेंट होती है वो होती है पेनिसिलियम स्पीशीज और जियोट्रिकम स्पीशीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़िएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे आता है जो मिल्क में कलर जो चेंज होता है। जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कलर प्रोडक्शन की। तो मिल्क में जो कलर चेंज होते हैं, जैसे येलो कलर का फॉर्मेशन हो गया मिल्क का, तो उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है स्यूडोमोनास सिंजेंथा जो बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ब्लू कलर का फॉर्मेशन हो जाएगा स्यूडोमोनास सिंसाइनी से। ब्राउन कलर का फॉर्मेशन हो जाएगा स्यूडोमोनास पुट्रीफेशियंस से। ग्रीन कलर के लिए पेनिसिलियम रोकेफोर्टिस रिस्पॉन्सिबल होती है। और अगर हम रेड कलर की बात करें तो जो सरेशिया मार्सिसेंस है वो एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, उस पिगमेंट को हम बोलते हैं प्रोडिजियोसिन्स।
जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारे मिल्क में सेरेशिया मासिसेंस प्रेजेंट है तो वो अपने पिगमेंट को रिलीज करेगा और वो पिगमेंट हमारे ब्रेन में जाके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर प्रोड्यूस करेगा। अगर ग्रे रॉट की हम बात करें, मींस ग्रे कलर प्रोडक्शन अगर मिल्क का होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज। नेक्स्ट जो है वो आते हैं जो चीज है उसके अंदर डिस्कलरेशन किस किस वजह से होते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया, कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स या कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स है, केमिकल्स है, वो उसके कलर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट आता है अमीन्स, जो चीज के अंदर प्रेजेंट होता है तो अमीन उसका डिस्कलरेशन करा देता है। मेनली चेदार जो चीज है उसका डिस्कलरेशन करा देता है। जो ब्लोविंग बैक्टीरिया होते हैं समटाइम वो भी जो है हमारे चीज का कलर चेंज करा देते हैं। या फिर हम अनाटो यूज करते हैं कलरिंग एजेंट, बट वो इन्फेक्टेड है मींस कंटामिनेटेड है, तो कंटामिनेटेड अनाटो यूज करने की वजह से भी हमारा जो मिल्क है उसका डिस्कलरेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो सल्फाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उस पे बैक्टीरिया जो है वो एक्शन करेगा, उस सल्फाइड्रिल ग्रुप पे बैक्टीरिया एक्शन करके और चीज का जो पिंक और मडी अपीयरेंस का फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट जो टायरोसिन हमारे मिल्क चीज में प्रेजेंट है उसका बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन कर देगा, टायरोसिन का ऑक्सीडाइजेशन कर देगा, जिसकी वजह से रेडिश ब्राउन टू ग्रेइश ब्राउन कलर का प्रोडक्शन होगा। जो लैक्टोबैसिलस स्पीशीज है अगर वो हमारे चीज में प्रेजेंट है तो वो रस्टी स्पॉट्स का फॉर्मेशन करेगी चीज में। देन प्रोपोनिबैक्टीरियम जो स्पीशीज है वो रिस्पॉन्सिबल होती है येलो, पिंक और ब्राउन स्पॉट के फॉर्मेशन के लिए। ये मेनली स्विस चीज के अंदर प्रोड्यूस करती है ये कलर चेंजेस। नेक्स्ट जो है एसिडोफिलिक मिल्क, मींस फर्मेंटेड जो मिल्क होते हैं, जैसे हमारी फर्मेंटेड जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं जैसे बटर मिल्क हो गया, एसिडोफिलिक मिल्क हो गया, उसी में ये दो टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ये एसिड अल्कोहलिक टाइप के फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, कफीर और कुमिस, ठीक है। इनमें सिमिलरिटीज होती है, जो जो डिफरेंसेस है जिनसे क्वेश्चंस आता है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो कफीर का सोर्स है वो गोट, शिप और काऊ का मिल्क हो गया। अगर हम कुमिस की बात करें तो उसके लिए हम मियर का मिल्क यूज करेंगे। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, जो माइक्रोबियल कंसंट्रेशन है, तो इसमें 70% लैक्टोबैसिलस स्पीशीज होगी, 20% स्ट्रेप्टोकोकाई होगी और 8% जो है ईस्ट स्पीशीज को हम ऐड करेंगे कफीर के फॉर्मेशन के लिए। और कुमिस में हम क्या करेंगे, लैक्टिक जो स्ट्रेप्टोकोकाई है, जो मेनली लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करती है स्ट्रेप्टोकोकाई, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कफीर। दोनों में स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई और कॉलीफॉर्म के थ्रू कंटामिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट जो है हमारी एयर क्वालिटी, जहाँ पे हम प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पे हमारी स्टोरेज यूनिट है या जहाँ पे हम पैकेजिंग परफॉर्म कर रहे हैं, उस एरिया की जो एयर क्वालिटी है उसको हम कैसे सैनिटाइज करें, डेयरी फार्म की जो इन्वायरमेंट है उसको हम कैसे सैनिटाइज करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्रे सैनिटाइजर का यूज करते हैं। उसकी जो स्प्रे की जो लेवल है वो 0.048 mg पर लीटर के अकॉर्डिंग हम उसको सेट करके रखते हैं, ताकि उसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% रहे। ये क्या करता है, लैक्टिक जो बैक्टीरियोफेज है उनको भी इनएक्टिवेट कर देता है। ये बैक्टीरिया को तो करता ही करता है, साथ में लैक्टिक जो बैक्टीरियोफेज है उनको भी इनएक्टिवेट कर देगा। जो एयर सैनिटाइजेशन है उसके लिए हम इरेडिएशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। जो हमारा डेयरी प्लांट है उसको हम इरेडिएशन के थ्रू भी सैनिटाइज कर सकते हैं। जो कॉमन सैनिटाइजर हम डेयरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो हॉट वाटर हो गया, स्टीम हो गया, स्टीम भी सैनिटाइजेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं क्लोरीन, आइडोफोर और क्वाटेनरी अमोनियम कंपाउंड।
तो क्लोरीन और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड की कंसंट्रेशन रहेगी 200 mg पर लीटर। वहीं अगर हम आइडोफोर की बात करें तो उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 25 mg पर लीटर। जो प्रिफर्ड सैनिटाइजिंग जो एजेंट है वो है क्लोरीन। वो इसलिए है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, चीप है, बायोडिग्रेडेबल है और ह्यूमन के अंदर कोई हेल्थ हैजार्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए डेयरी इंडस्ट्री प्रेफर करती है क्लोरीन को। ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के साथ में भी रिएक्ट नहीं करता है, कोई हैजार्डियस सब्सटेंस का प्रोडक्शन नहीं करता है, इसलिए ये आइडियल सैनिटाइजिंग एजेंट है डेयरी इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट आता है जो फ्लेवर चेंज होते हैं, जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है उनमें जो फ्लेवर का चेंजेस आता है वो किस बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से आता है। इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे बिटर फ्लेवर हो गया, ये जो एंजाइमेटिक प्रोटियोलाइसिस होता है साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया की वजह से, उनकी वजह से इसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में बिटर फ्लेवर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट आता है मेडिसिनल फ्लेवर। कई बार हम क्या करते हैं, कोई मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट यूज करते तो ऐसा लगता है किसी ने दवाई मिक्स कर दी है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंटेरोबैक्टर एरोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं वो। मस्टी ऑर्डर के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस हो गया। फ्रूटी के लिए सुडोमोनास फ्रेजाई रिस्पॉन्सिबल हो गया। जो फिनोलिक और कार्बोलिक जो ऑर्डर आता है, जो फिनोलिक और कार्बोलिक स्मेल आती है वो बेसिलस सर्कुलेंस जो बैक्टीरिया है उनकी वजह से आती है। जो बिटर जो ऑर्डर आता है वो साइकोट्रॉपिक और थर्मोड्यूरिक जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ की वजह से आता है। अगर हम फिशी ऑर्डर की बात करें तो एक्रोमोनास हाइड्रोफिला जो बैक्टीरिया है, एरोमोनास हाइड्रोफिला जो बैक्टीरिया है वो उसके फिशी ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पटेटो लाइक ऑर्डर की बात करें तो सुडोमोनास म्यूसिडोलेंस जो बैक्टीरिया है वो पटेटो लाइक ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। माल्टी फ्लेवर की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस माल्टेरोमिकस जो बैक्टीरिया है उनकी वजह से डेवलप होगा। नेक्स्ट जो है पाश्चराइजेशन के मेथड, ये हमने फर्स्ट जो यूनिट थी उसमें भी डिस्कस करे हैं, तो जल्दी से इनको देख लेते हैं। फर्स्ट आता है HTST मीन्स हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा पाश्चराइजेशन के लिए वो डिक्रीज हो जाएगा। इसमें हम यूज करेंगे 72 डिग्री फॉर 15 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट आता है LTLT मीन्स लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इसी को हम होल्डिंग पाश्चराइजेशन या फिर बैच पाश्चराइजेशन भी बोलते हैं। इसके लिए जो टेम्परेचर है 63 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट जो है टाइम रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट आता है सेटेनाइजेशन, इसमें 74 डिग्री फॉर 7 सेकेंड के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है। ये तीनों ही पाश्चराइजेशन में, पाश्चराइजेशन के बाद में हम उस प्रोडक्ट को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, मीन्स लेस देन 5 डिग्री जो है टेम्परेचर हम उनको प्रोवाइड कराते हैं ताकि उनकी जो सेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो सके। फोर्थ आता है अल्ट्रा हाई या अल्ट्रा हीट टेम्परेचर। उसके लिए जो रेंज है वो 135 टू 150 डिग्री सेल्सियस है फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड के लिए। इसी का एक पार्ट है अल्ट्रा पाश्चराइजेशन या एपराइजेशन, जिसमें हम टेम्परेचर यूज करते हैं 150 डिग्री। ये दोनों ही जो टेम्परेचर है, अगर हम टेम्परेचर पे हम पाश्चराइजेशन करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ है वो 20 टू 25 डेज इंक्रीज हो जाती है रूम टेम्परेचर पे। इन तीनों से इंक्रीज हो रही थी रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पे, इन दोनों से इंक्रीज हो रही है रूम टेम्परेचर पे 20 टू 25 डेज। और जो अल्ट्रा पाश्चराइजेशन है या फिर अल्ट्रा हाई जो पाश्चराइजेशन है, इनके अंदर हम टेट्रा पैक पैकेजिंग यूज करते हैं। ये 5 लेयर की होती है टेट्रा पैक पैकेजिंग, जो इनकी सेल्फ लाइफ को और भी इंक्रीज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, जो मिल्क होता है उसमें थिकनिंग एजेंट और बहुत सारे अडल्ट्रेंट मिक्स करते हैं प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए। जो डेयरी प्लांट ऑनर होते हैं तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, किस चीज को मिक्स किया है उसका कैसे पता लगाए। तो फर्स्ट आता है रिसर्सिनॉल टेस्ट,
वो हम आइडेंटिफाई करते हैं केन शुगर के लिए। केन शुगर एज ए थिकनिंग एजेंट यूज किया जाता है, तो रेसोसिनॉल टेस्ट से हमें केन शुगर का पता लग जाएगा। अगर हमें पाश्चराइजेशन की एफिशिएंसी देखनी है तो हमने पहले बात करी थी फॉस्फेटेज एंजाइम के टेस्ट से हम उसकी एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं, हमारा पाश्चराइजेशन प्रॉपर है या नहीं उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अडल्टेंट यूज करते हैं स्टार्च, ये भी एज ए थिकनिंग एजेंट यूज करते हैं। तो आयोडीन जो सॉल्यूशन है उसके टेस्ट से हमें पता लग जाता है कि हमारे मिल्क में स्टार्च का अडल्ट्रेशन है या नहीं। यूरिया के लिए हम यूज करते हैं डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड रिएजेंट, इसकी हेल्प से हम यूरिया को डिटेक्ट करते हैं मिल्क में। अगर डिटर्जेंट मिक्स किए गए हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रोमोक्रिसोल पर्पल सॉल्यूशन, कि अगर डिटर्जेंट ऐड है तो ब्रोमोक्रिसोल पर्पल सॉल्यूशन डालते ही उनका कलर जो है पर्पल हो जाएगा। अगर डेल्वो किट की हम बात करें तो ये जो है एंटीबायोटिक, अगर मिल्क में एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक रेजिड्यू प्रेजेंट है, तो डेल्वो जो किट है वो इसको आइडेंटिफाई कर लेता है। और एंटीबायोटिक में भी मेनली जो सल्फर के रेजिड्यूज होते हैं, सल्फर कंटेनिंग जो एंटीबायोटिक्स होती है उनको आइडेंटिफाई करता है। मर्क्यूरिक नाइट्रेट जो टेस्ट है वो जिलेटिन के अडल्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आएगा डाइमिथाइल अमीन सल्फर एसिड, ये हम टेस्ट करते हैं वाटर इन मिल्क। मिल्क में अगर हमने वाटर का एडिशन किया है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाइफिनाइल अमीन सल्फ्यूरिक एसिड एज ए टेस्ट रिएजेंट। देन बॉडीन टेस्ट जो है वो हम करते हैं जो हमारा देसी घी है उसमें अगर हमने डालडा, वनस्पति या हाइड्रोजनेटेड ऑयल या सीसम ऑयल का मिक्स किया है, तो जो बॉडीन जो टेस्ट है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। नेक्स्ट, अगर घी में हमने वेजिटेबल ऑयल का मिक्स किया है तो फाइटोस्टेरॉल एसीटेट जो टेस्ट है वो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है। हेल्फेंस जो टेस्ट है वो कॉटन सीड ऑयल अगर हमने घी में मिक्स किया है तो उस अडल्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है। अगर हमने ग्लूकोज को मिल्क में ऐड किया है तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम फॉस्फोमाइलोबिडिक एसिड का यूज करेंगे, या फिर इसी को हम बोलते हैं बर्फाइट्स रिएजेंट, उसको हम डाल के चेक कर सकते हैं कि मिल्क में ग्लूकोज तो प्रेजेंट नहीं है। देन आता है हंसा टेस्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, जो काऊ मिल्क होता है उसमें बफेलो मिल्क ऐड कर देते हैं, उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं हंसा टेस्ट। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों हमारे ऐप से जुड़ने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में जो हम मीट हाइजीन है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आरपीएससी में, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।